आज की इस खास चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो किसी भी बिजनेस मास्टर क्लास से कहीं ज्यादा थ्रिलिंग है। जरा सोचिए, महज 22 साल की उम्र और कंधों पर एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य की जिम्मेदारी। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि जे.आर.डी. टाटा की असल जिंदगी की शुरुआत थी। जब उन्होंने कमान संभाली थी, तब उन्हें विरासत में 15 कंपनियां मिली थीं। लेकिन जब उन्होंने साम्राज्य की बागडोर छोड़ी तो ये आंकड़ा 95 तक पहुंच चुका था। जी हां, 95 कंपनियां। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वो दौर था जब ना तो ईमेल हुआ करते थे, ना ही स्मार्टफोन्स। बिजनेस चलाने के लिए कम्युनिकेशन के साधन ना के बराबर थे। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक अकेला इंसान बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के करीब 100 कंपनियों के इतने बड़े और अलग-अलग इंडस्ट्रीज में फैले साम्राज्य को बिखरने से कैसे रोकता है। आज हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे और उस स्ट्रैटेजिक प्लेबुक को समझेंगे जिसने इस इम्पॉसिबल से लगने वाले काम को पॉसिबल बना दिया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज की चर्चा में जिन अहम पहलुओं पर बात होगी, उनमें शामिल हैं उनका मजबूत कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, कम लागत में हाई एफिशिएंसी हासिल करने का तरीका, उनकी शानदार डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, टैलेंट और डेटा का सही इस्तेमाल, और आखिर में एक नेशनल लेगेसी यानी राष्ट्रीय विरासत का निर्माण। शुरुआत करते हैं उनके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से, क्योंकि देखिए, कोई भी साम्राज्य तब तक बड़ा नहीं हो सकता जब तक उसकी नींव पत्थर की तरह मजबूत ना हो। जे.आर.डी. टाटा का ये मास्टरमाइंड स्ट्रक्चर असल में 3 बहुत ही क्लियर लेयर्स में बटा हुआ था। एकदम बेस या फाउंडेशन में आता है टाटा ग्रुप, जिसकी दर्जनों इंडिपेंडेंट कंपनियां हैं, जैसे टीसीएस या टाटा मोटर्स। ये अपना अपना बिजनेस एकदम स्वतंत्र होकर चलाती हैं। फिर ये सभी रिपोर्ट करती हैं बीच की लेयर को, यानी टाटा सन्स को। ये एक होल्डिंग कंपनी है जिसका काम रॉयल्टी और स्ट्रैटेजी मैनेज करना है। और सबसे टॉप पर है टाटा ट्रस्ट। टाटा सन्स जो भी प्रॉफिट कमाता है, उसका 66%, जी हां 66% हिस्सा सीधा इस चैरिटेबल ट्रस्ट में जाता है, जो देश की भलाई के लिए काम करता है। इसी एकदम क्रिस्टल क्लियर ढांचे की वजह से 95 कंपनियां बिना किसी कंफ्यूजन के एक साथ ग्रो कर पाईं। कॉर्पोरेट ढांचा तो सेट हो गया, अब बारी थी नए सेक्टर्स में कदम रखने की। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया जो कम लागत और शानदार एफिशिएंसी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए इसे एविएशन सेक्टर के नजरिए से समझते हैं। 1932 में जब जे.आर.डी. ने टाटा एयरमेल की शुरुआत की थी, तब फंड्स बहुत लिमिटेड थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एकदम ब्रांड न्यू हवाई जहाज खरीदने के बजाय सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट्स खरीदे। अपना खुद का नया एयरपोर्ट बनाने के बजाय एक बहुत ही स्मार्ट डील क्रैक की। अंग्रेजों के जो छोटे छोटे एरोड्रोम्स खाली पड़े थे, उन्होंने उसी का इस्तेमाल किया। बदले में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को ये गारंटी दी कि उनकी सारी ज़रूरी चिट्ठियां एकदम तय समय पर डिलीवर होंगी। इस एक सिंगल नेगोशिएशन से उन्होंने अपनी शुरुआती कैपिटल कॉस्ट में सीधे 40% की भारी बचत कर ली। लेकिन बात सिर्फ पैसे बचाने तक सीमित नहीं थी। परफॉर्मेंस देखिए, उस वक्त दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन मानी जाने वाली ब्रिटिश इंपीरियल एयरवेज का पंक्चुअलिटी रेट 80% हुआ करता था, और टाटा एयरलाइंस का 99.4%। मतलब लोग सच में आसमान में टाटा का प्लेन देखकर अपनी घड़ियां मिलाया करते थे कि हाँ, अगर टाटा का विमान उतरा है तो समय बिल्कुल सटीक होगा। अब ये 99.4% का मैजिक कोई रातों रात तो हुआ नहीं था। इसके पीछे जे.आर.डी. टाटा का एक बहुत ही सॉलिड उसूल था, WGMGD, यानी What Gets Measured Gets Done। इसे आसान भाषा में कहें तो जिस काम की निगरानी होती है वही काम पूरा होता है। वो सिर्फ केबिन में बैठकर ऑर्डर नहीं देते थे। अगर कोई फ्लाइट लेट हुई है तो उसकी पूरी जड़ तक जाते थे। यहां तक कि कस्टमर्स की खुशी के लिए अगर उन्हें खुद एयरक्राफ्ट के बाथरूम का शीशा भी साफ करना पड़े तो वो बिना झिझक के कर देते थे। इसे कहते हैं एकदम ग्राउंड लेवल लीडरशिप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा एम्पायर नए नए मार्केट्स में कैसे फैला। जे.आर.डी. टाटा की नज़र हमेशा उन मौक़ों को भांप लेती थी जहां दूसरों को सिर्फ रिस्क नजर आता था। इसका एक बेहतरीन उदाहरण गुजरात का ओखा सॉल्ट प्लांट है। ये प्लांट 8 सालों से लगातार घाटे में चल रहा था, लेकिन जे.आर.डी. ने वहां सिर्फ एक डूबता हुआ नमक का कारखाना नहीं देखा, उन्हें वहां सोडा ऐश मैन्युफैक्चर करने की अपार संभावनाएं नजर आईं। सोडा ऐश एक ऐसा केमिकल है जो शीशे के ग्लास से लेकर पेपर, सेरेमिक्स और यहां तक कि डिटर्जेंट बनाने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने उस डूबते प्लांट को टेक ओवर किया और कमाल की बात देखिए, उसके फाउंडर को ही कंपनी चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी। देखते ही देखते वो घाटे वाला प्लांट टाटा केमिकल्स बन गया और कुछ लाख का बिजनेस 80 करोड़ के एक विशाल साम्राज्य में तब्दील हो गया। अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के साथ साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करना भी उनका एक मास्टर स्ट्रोक था।
जब उन्हें लोकोमोटिव और ट्रकों के बाजार में उतरना था तो वो ब्रिटिश कंपनियों पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने सीधा जर्मन इंजीनियरिंग की तरफ रुख किया और मर्सरीज बनाने वाली कंपनी डेमलर बेंज के साथ 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। जर्मन इंजीनियर्स भारत आए और नतीजा ये हुआ कि जो पुर्जे पहले 40% तक बाहर से मंगाने पड़ते थे वो घटकर सिर्फ 2% रह गए। इसी शानदार पार्टनरशिप की नींव पर आगे चलकर ऐतिहासिक टाटा 460 ट्रक का जन्म हुआ, जिसने दशकों तक भारतीय सड़कों पर राज किया। अब आते हैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर। कोई इंसान चाहे कितना भी विजनरी क्यों ना हो, उसकी अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं। 15 से 95 कंपनियों तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक दिमाग नहीं, बल्कि तेज तर्रार इंसानी दिमागों की एक पूरी फौज चाहिए थी। और इसी सोच ने जन्म दिया टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी TAS को। इसे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड का IAS समझ लीजिए। इनका ट्रेनिंग मॉडल बहुत ही फोकस था, 70-20-10 का फॉर्मूला, यानी 70% ट्रेनिंग एकदम ग्राउंड पर, फैक्ट्री फ्लोर पर असल काम करते हुए, 20% लर्निंग अपनी सीनियर्स के एक्सपीरियंस से और सिर्फ 10% पढ़ाई क्लासरूम में। इस मॉडल ने ऐसी लीडर्स की एक पूरी जनरेशन तैयार कर दी जिनके पास ग्रुप की अलग अलग कंपनियों का बेहतरीन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। खैर, टैलेंट तो आ गया, लेकिन एक और चीज थी जो तेजी से बढ़ रही थी, और वो था डेटा। आज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS का वैल्यूएशन 15.5 लाख करोड़ रुपए है। ये पूरे टाटा ग्रुप की टोटल वैल्यू का लगभग 47% है। लेकिन ये जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े IT जायंट की शुरुआत असल में हुई कैसे थी। TCS की शुरुआत दुनिया पर राज करने वाली IT कंपनी बनने के लिए नहीं हुई थी। दरअसल जब टाटा की 90 से ज्यादा कंपनियां ऑपरेट करने लगीं तो उनका सारा डेटा मैनुअल फाइलों में रखना एकदम नामुमकिन हो गया था। सिर्फ अपने इन हाउस डेटा को स्टोर करने और कंपनियों के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए टाटा कंप्यूटर सर्विसेज बनाई गई थी। इसके साथ ही फ्यूचर की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए टॉप IIM और IIT के ब्रिलियंट माइंड्स को हायर करके टाटा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप बनाया गया। ये वो थिंक टैंक था जो डेटा को एनालाइज करता था और 95 कंपनियों को सही दिशा दिखाता था। अब हम इस शानदार सफर के आखिरी लेकिन शायद सबसे इंस्पायरिंग पड़ाव पर आते हैं। JRD टाटा के लिए ये सारा बिजनेस, सारा प्रॉफिट सिर्फ बैलेंस शीट के नंबर्स नहीं थे। उनका असली मकसद था एक नेशनल लेगेसी, एक राष्ट्र का निर्माण करना। वो एक ऐसे दूरदर्शी थे जिनका सीधा विजन देश को मजबूत बनाना था। 1944 में उन्होंने देश के आर्थिक विकास के लिए बॉम्बे प्लान ड्राफ्ट किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फिक्की जैसे अहम संस्थानों को खड़ा करने में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। और 1947 में जब देश बंटवारे के दर्द और उथल-पुथल से गुजर रहा था, तब उन्होंने ही प्रधानमंत्री नेहरू को नेशनल रिलीफ फंड बनाने का आइडिया दिया था। उनके इन्हीं निस्वार्थ और बेमिसाल योगदानों की वजह से उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, जो कि एक बिजनेसमैन के लिए अपने आप में एक बहुत ही रेयर और इकलौता सम्मान है। फिर 25 मार्च 1991 का वो दिन आया जब उन्होंने इस विशाल साम्राज्य की बागडोर आगे सौंपने का फैसला किया। बोर्ड मीटिंग में उन्होंने बहुत ही शालीनता से कहा, अब रतन टाटा यहां बैठेंगे, मेरे जाने का समय आ गया है। यह सच में एक एरा का एंड था। और एक बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि रतन टाटा अपने मेंटर की इतनी इज्जत करते थे कि चेयरमैन बनने के बाद भी उन्होंने कभी JRD टाटा के उस ऑफिस स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया। JRD टाटा की ये पूरी जर्नी सिर्फ एक बिजनेस केस स्टडी नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है कि विजन, डिसिप्लिन और अपने देश के प्रति वफादारी से क्या कुछ अचीव किया जा सकता है। तो इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक सच्चा साम्राज्य अपनी कामयाबी को किस चीज से मापता है? अपनी बैलेंस शीट के प्रॉफिट से या फिर उस राष्ट्र की मजबूती से जिसे बनाने में उसने अपना सब कुछ लगा दिया? इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा। इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।